दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनतों के बारे में, जो हैं मुग़ल सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया। दोस्तों मुग़ल सल्तनत की बुनियाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। और दोस्तों ये दोनों ही सल्तनतें तुर्क सल्तनतें थीं, यानी इन दोनों के हुक्मरान तुर्क नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों मुग़ल एम्पायर अपने दौर में दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था, जिसमें आज के दौर का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान जैसे देश शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सल्तनत उस्मानिया के बारे में, तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया अपने दौर में दुनिया के 3 बड़े महाद्वीपों पर फैली हुई थी, जिसमें एशिया, यूरोप के साथ साथ अफ्रीका भी शामिल था। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर फैली हुई थी कि इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 20वीं सदी के शुरू में सल्तनत को ख़त्म किया गया तो इसकी जगह पर बेशुमार नए देशों ने स्थापना की। जहां एक तरफ मुग़ल सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक यानी 330 साल तक कायम रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत लगभग 600 से 700 साल के एक लंबे दौर तक इस दुनिया में मौजूद रही थी। और दोस्तों इन दोनों ही सल्तनतों को अपने दौर में सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था। लिहाजा दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों सल्तनतों के बीच के रिश्तों के बारे में, यानी मुग़ल और सल्तनत उस्मानिया के बीच रिश्ते कैसे हुआ करते थे। क्या ये दोनों सल्तनत आपस में एकजुट हुआ करती थी या फिर इन दोनों के बीच दुश्मनी थी। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि उस्मानी सल्तनत के दौर में जो भी मुस्लिम सल्तनत हुआ करती थी वो सल्तनत उस्मानिया का अदब और एहतराम किया करती थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह मक्का मदीना जैसे पाक शहर थे, क्योंकि ये दोनों शहर भी सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करते थे। मुग़ल और उस्मानी सल्तनत के बीच दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत दूसरे मुग़ल बादशाह यानी ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में हुई थी। जब सल्तनत उस्मानिया ने सईद रईस अली को हिंदुस्तान का हुक्मरान बनाया था। सईद रईस अली का न सिर्फ मुग़ल दरबार में बड़ी शान और शौकत के साथ इस्तकबाल किया गया था, बल्कि मुग़ल बादशाह हुमायूं ने एक लंबे वक्त तक के लिए उनसे मुलाकात भी की थी और उन्हें सल्तनत उस्मानिया के एक मेहमान के तौर पर कबूल किया गया था। दोनों ने बैठकर एक दूसरे की सल्तनत के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब और तारीफ़ें की थी। यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह हुमायूं ने सईद रईस अली के ज़रिए से उस वक्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान यानी सुल्तान सलीम अव्वल को पैगाम में भिजवाया था और उस पैगाम में उनकी हद से ज़्यादा तारीफ़ की थी और साथ ही साथ उनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। हुमायूं के बाद तीसरे मुग़ल बादशाह यानी अकबर के दौर में ही मुग़ल सल्तनत की तरफ से उस्मानी सल्तनत की तरफ कई ख़त रवाना किए गए थे, लेकिन अकबर के दौर में सल्तनत उस्मानिया और मुग़ल सल्तनत के बीच दोस्ती नहीं रही थी और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह ये थी कि अकबर ने अपने दौर में दीन इलाही नाम का एक नया धर्म ईजाद किया था, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया अकबर से हद से ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया तो एक मुस्लिम सल्तनत थी। अकबर के बाद चौथे मुग़ल बादशाह यानी जहांगीर के दौर में तो सल्तनत उस्मानिया और मुग़ल सल्तनत के बीच सबसे ज़्यादा ख़राब रिश्ते थे, बल्कि जहांगीर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो सल्तनत उस्मानिया से हद से ज़्यादा नफ़रत किया करता था, जिसका सबूत उसकी खुद की लिखी हुई किताब में भी मौजूद है। और उसने अपनी किताब में एक जगह पर यह भी लिखा है कि मुग़ल सल्तनत उस्मानिया से बढ़कर हैं, यानी मुग़लों का मर्तबा सल्तनत उस्मानिया से काफ़ी ज़्यादा है। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जहांगीर ने अपने असली नाम यानी सलीम को इसलिए नहीं अपनाया था क्योंकि ये सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा का भी नाम था। लिहाजा दोस्तों जहांगीर के बाद आने वाले मुग़ल बादशाह यानी शाहजहाँ जो ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत बनवाने की वजह से आज पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, उन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया से रिश्ते संभालने की बहुत कोशिश की थी और उनके दौर में दोनों सल्तनतों के बीच कई बार ख़तों के ज़रिए से बात भी हुई थी। शाहजहाँ ने उस्मानी सल्तनत से उन ईरानियों के खिलाफ सिपाहियों की मदद भी मांगी थी कि जिन ईरानियों ने मुग़ल सल्तनत के एक इलाके यानी कंधार पर हमला कर उसे कब्जा कर रखा था। और जब शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत आई तो हालात काफ़ी बदल चुके थे। सल्तनत उस्मानिया यूरोप की कई रियासतों से अपना वजूद बचाने के लिए जंग कर रही थी। उस्मानिया सल्तनत ने उस दौर में यूरोप की सल्तनतों से जंग जीतने के लिए कई मुस्लिम सल्तनतों से मदद भी मांगी थी, जिसमें भारत की मुग़ल सल्तनत भी शामिल थी, लेकिन मुग़ल सल्तनत की तरफ से उस्मानी सल्तनत की कोई ख़ास मदद नहीं की गई। और उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर जब मुग़ल सल्तनत के नए बादशाह बने तो लगभग सभी सल्तनतों की तरफ से कासिद भेजकर उन्हें मुबारकबाद दी गई थी, लेकिन उस्मानी सल्तनत की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देने के लिए कोई भी कासिद मुग़ल दरबार में नहीं आया था। और इसके अलावा एक वजह यही बताई जाती है क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुग़ल सल्तनत के ईरानियों से काफ़ी अच्छे रिश्ते हो गए थे कि जो किसी दौर में मुग़ल सल्तनत के बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे और यही ईरानी सल्तनत उस्मानिया के भी हमेशा से ही दुश्मन रहे थे। और यही वजह थी
कि उस्मानी सल्तनत से नज़दीकी बढ़ाकर औरंगज़ेब आलमगीर ईरानियों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद तो हम सब लोग जानते हैं कि मुग़ल सल्तनत की ऊंचाइयों का सूरज डूबना शुरू हो गया था और इस मुग़ल सल्तनत में पैदा होने वाले ज़्यादातर शहज़ादों ने राजनीति और जंगों से ज़्यादा अय्याशों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये सल्तनत 1857 में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।